नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का इस बिहार बोर्ड की स्पेशल क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 अध्याय 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 लेकर के आए, अध्याय 2 जो है राज्य एवं राष्ट्र की आय, स्टेट एंड नेशनल इनकम। ओके, बिहार बोर्ड स्पेशल है, बिहार बोर्ड का जो भी कंटेंट अलग है वो आप लोगों के लिए आपके पास एप्लीकेशन पे आ रहा है। तो ये बिहार बोर्ड स्पेशल बिहार बोर्ड के मानचित्र के साथ लेकर के आए हूं और किस प्रकार से पैसों की बारिश मेरे पीछे हो रही है, इनकम आय जो है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिकों की बारिश आप लोगों के ऊपर होगी वो हम लोग जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है बिहार की आय, बिहार की इनकम। ठीक है, हम लोग बिहार वासी हैं और हमें ये बिहार वासियों को पता होनी चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है। ठीक है, और देश सबसे पहले है, देश सब प्रिय है तो देश की इनकम भी जानेंगे। राष्ट्रीय आय, ऐतिहासिक परिवेश, इसमें हम लोग ये बात जानेंगे कि किस प्रकार से देश में राष्ट्रीय आय की शुरुआत हुई, सबसे पहले किसने गणना करी, किसने बताया कि कितनी एक इंसान की इनकम होनी चाहिए, क्या नहीं है, वो सब कुछ। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करी जाती है, राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं तो उनमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, इन सभी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे प्रश्नावली और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना चैप्टर समझ में आया है और कितना नहीं। ये हमारा चैप्टर फ्लो है। पर इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आय के बारे में, इनकम क्या होती है, बिहार की आय कितनी है, राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय की धारणाएं क्या है। आज का ये जो टॉपिक है सच में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम जीएनपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम एनएनपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो भी टॉपिक्स इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे टॉपिक्स है जिन पे क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले थोड़ा सा जो बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा, राज्य एवं राष्ट्र की आय, स्टेट एंड नेशनल इनकम। यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है आय की। आय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनकम। देखिए शब्द को समझिए, इनकम जो मेरे पास आ रहा हो, इनकम मेरे पास आ रही, आय जो मेरे पास आई हो। तो आय क्या है, जो हमारे पास आ रही हो, इनकम हमारे पास आ रही हो। अब ये इनकम आती कैसे है, जब हम किसी भी प्रकार की कोई मेहनत करते हैं, जब हम क्या करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, आय आती है। ये काम किस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में जाना था कि सभी लोग 3 क्षेत्रों में से किसी ना किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। या तो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या द्वितीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो किसी भी में भी काम करें, जब वो इनमें काम करते हैं, इनमें मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम के बाद उनको जो मिलता है वो क्या कहलाती है, आय कहलाती है। तो क्या मिलता है, जैसे कि मैं बात करूं यहां पे कृषि की। अगर कृषि में कोई काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं बहुत बड़ा किसान हूं और मैंने किसी को क्या है, मजदूर रख रखा है। अब उस मजदूर के साथ कभी कभार क्या होगा, या तो मैं उसे मुद्रा दे दूंगा, मतलब पैसे दे दूंगा, रुपए दे दूंगा। तो मैंने उसको रुपए दे दिए, मैंने उसको 1000 रुपए दे दिए, तो ये भी उसके लिए क्या है, आय है, ये भी उसके लिए इनकम है। और अगर जैसे मान लीजिए कभी मैंने उसको खाने पीने के लिए सामान दे दिया, कभी मैंने बोला ये सब्जी रखी हुई है, सब्जी ले जा, एक्स्ट्रा उगी है इस बार, ये सब्जी तू तेरे घर पे ले जाए, ये 10 किलो गेहूं है, ये तेरे घर ले जाए, ये भी क्या है, आय है। क्यों दिया है, क्योंकि मेहनत करी थी ना उसने, कोई बात नहीं है, ले जा, कोई दिक्कत वाली बात, मैं हर किसी को तो दे नहीं दूंगा। तो आय में क्या है, कुछ वस्तुएं भी आ जाती हैं, मतलब आपको जो कुछ भी मिले उस काम के करने के बाद आपको मुद्रा के रूप में मिले या वस्तुओं के रूप में मिले, वो क्या है, आपके लिए आय है। पर मुख्यतः जो है आज के जमाने में हम मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा मिलना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है वो इंसान ये ले बोल देगा नहीं नहीं मालिक मुझे तो अपने पैसे दे दो, 1000 रुपए 500 रुपए जो भी बनते हैं वो दे दीजिए। तो आय, इनकम क्या है, जब हम कोई परिश्रम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम लोग काम करें और उस क्षेत्र में काम करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, जो चाहे मुद्रा प्राप्त हो या कोई वस्तु हम लोग प्राप्त करते हैं, वही क्या कहलाती है, आय कहलाती है। और जब ये आय जो हमें मिल रही है, ये आय हमें मिल रही है कौन से क्षेत्रों से मिल रही है, आर्थिक क्षेत्र से मिल रही है। और ये आर्थिक क्षेत्र कौन से हैं, ये तीनों आर्थिक क्षेत्र है। इनमें जब हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है, वो क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है या आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। तो आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो हम लोग अर्जित कर रहे हैं, जो हम प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या है, आय कह रहे हैं। अब आय जो इनकम है एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज को दर्शाने के लिए, किसी इंसान को दर्शाने के लिए कि भाई ये इंसान अमीर है या गरीब है, ये किस चीज से पता चलता है, उसकी इनकम से पता चलता है। कोई देश विकसित है या अविकसित है या विकासशील है, ये किससे पता चलता है, ये उसकी इनकम से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई इंसान महीने के 1000 रुपए कमा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, गरीब है यार, गरीब है। और वही कोई इंसान एक महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, यार अमीर है, अच्छा खासा
पैसा कमा लेता है। तो हमने किस आधार पे ये तुलना करी कि वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वो अमीर है और वो गरीब है? किस आधार पे? आय के आधार पे। हम कभी कभार कहते हैं कि अमेरिका विकसित है। क्यों विकसित है? क्योंकि इन लोगों की जो इनकम है वहां की वो बहुत ज्यादा है। हम कभी कभार बात करते हैं कि पाकिस्तान ऐसे जो देश है वो क्या है? अविकसित है। तो वो क्यों है? क्योंकि वहां के लोगों की इनकम बहुत कम है। तो आय जो है, इनकम है, ये इनकम क्या है? आधार है एक व्यक्तिगत इंसान के जीवन स्तर को भी दर्शाता है। और देशों में भी जब हम लोग तुलना करते हैं तब भी हमें ये आय ही मापदंड होता है जो हमें बताता है कि ये देश विकसित है और ये देश अविकसित है। तो आय एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ इस क्लास के लिए, आगे तक के लिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए काम आएगा। अब आय, इनकम की एक जो डेफिनेशन है वो जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। देखिए क्या कहा गया है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक कार्य, मतलब आप कोई ऐसा कार्य करें और जिससे आपको कुछ आय प्राप्त हो, मतलब आपको चाहे मुद्रा के फॉर्म में प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है? आपकी आय कहलाती है। हम पढ़ चुके हैं आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां क्या है? जिनसे मुझे पैसा प्राप्त हो रहा हो। तो जो पैसा प्राप्त हो रहा है वही तो मेरे लिए आय है। गैर आर्थिक गतिविधियां क्या होती है? जिनसे मुझे पैसा प्राप्त नहीं होगा। मैंने यहां पर पढ़ाया, मुझे पैसा मिला, ये आर्थिक गतिविधि है, मेरे लिए आय है। पर मैं घर जाकर के अपने भतीजे को पढ़ाता हूं, वो क्या है? गैर आर्थिक गतिविधि है, वहां मुझे पैसा प्राप्त नहीं हुआ। एक मदर ने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया, वो गैर आर्थिक गतिविधि है। पर वही मदर एक हॉस्टल में जाकर के खाना बना करके आती है, वो क्या है? आर्थिक गतिविधि, उनसे पैसा मिलता है। तो या तो शारीरिक काम आप करें या मानसिक काम करें। शारीरिक काम का मतलब क्या है? जैसे आप मजदूर को देखते हैं, अभी मैं पर्सनली खुद की बता रहा हूं, हमारे घर पे मजदूर काम कर रहे हैं, तो इतनी धूप में इतना मेहनत का काम करते हैं, ईंटें उठाएंगे, सीमेंट लाएंगे, बहुत काम वो लोग करते हैं। शरीर मजबूत होना चाहिए, शारीरिक ताकत वहां जरूरी है, तो वो लोग काम कर, तो शारीरिक काम वो कर रहे हैं, शरीर का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करके वो लोग काम कर रहे हैं। वो काम करेंगे और उसके बदले में हम उनको पैसे दे देंगे। तो जो हमने पैसे दिए वो क्या कहलाई? आय कहलाई। अब दूसरी तरफ आते हैं मानसिक कार्य। जैसे कि आज हम टीचर्स हैं, हमारा शरीर से ज्यादा काम नहीं है, हमारा काम है मानसिक, दिमाग का काम हमारा ज्यादा है। हमें किताबें पढ़नी पड़ती है, हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, हमें टॉपिक को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करना पड़ता है जिससे कि आप लोगों को क्या है? समझ में आ जाए। तो चाहे शारीरिक काम करे चाहे मानसिक काम करे, और जो कार्य हम लोग करते हैं उसके बदले में जो हमें पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक मतलब क्या है? जो आपने परिश्रम करा, जो आपने मेहनत करी, उसके बदले में जो मिल रहा है वो आपको क्या कहलाया जाएगा? वो आपकी आय कहलाएगी, वो आपकी इनकम कहलाएगी। तो जैसे देखिएगा इस चित्र में, इसमें क्या है? इस इंसान ने कोई काम करा होगा और ये इंसान उसको पैसे दे रहा है कि भाई तू तेरे पैसे ले जा, तूने अपना काम कर लिया, और यही इसके लिए क्या कहलाएगी? आय कहलाएगी। एक कॉन्सेप्ट आप और हमेशा जीवन में याद रखिएगा कि एक इंसान की इनकम, एक इंसान की जो इनकम है वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी? एक्सपेंडिचर हो जाएगी या खर्चा हो जाएगी। कैसे होती है वो देखिए। एक इंसान के लिए जो आय है वो दूसरे के लिए खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोचिंग गए, आप जब कोचिंग गए तो आपने कोचिंग वाले को पैसे दिए, आपने कोचिंग वाले को 10,000 रुपए दे दिए। अब आपने जो 10,000 रुपए दिए उसके लिए तो क्या है? इनकम है, उसके पास पैसे आए, पर आपके लिए क्या है? खर्चा हो गई। तो एक इंसान की इनकम दूसरे के लिए खर्चा होगी, तो उसके लिए इनकम थी, आपके लिए खर्चा थी। पर जब वह जो मालिक है कोचिंग का, वो जब टीचर्स में पैसे बांटेगा तो उस मालिक के लिए क्या है? खर्चा है, पर उन टीचर्स के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगी। वो टीचर घर पर जाकर के राशन का सामान लेकर के जाएंगे तो राशन की दुकान वाले को देंगे, तो राशन की दुकान वाले के लिए क्या है? इनकम है, पर उन टीचर्स के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो एक इंसान की इनकम दूसरे के लिए खर्चा है और एक इंसान का खर्चा दूसरे के लिए इनकम है। ये बात आपको समझ में होगी। जैसे यहां पे इसके लिए इनकम है, आय है, तो उसके लिए क्या हो गया? ये खर्चा हो जाएगा। अब ये जो पारिश्रमिक है इसको अपन लोग और अच्छे से समझते हैं। हम लोग कक्षा 9 में एक चीज पढ़ करके आए थे, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। उत्पादन हम किसी भी चीज का क्या करते हैं? जब प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाई गई, अब उसमें मान लीजिए कपड़ों का उत्पादन हो रहा है, उसमें मान लीजिए टोमेटो सॉस बन रहा है, किसी भी चीज का उत्पादन हो, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होना। अब वो जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसमें हमें किन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है। जो आवश्यकता होती है वही क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। अब जैसे सबसे पहले तो जो हमारी आवश्यकता है वो क्या है? भूमि की है। हमें किस चीज की आवश्यकता है? भूमि, लैंड, जमीन की हमें जरूरत है, क्योंकि जमीन पर ही क्या होगी? फैक्ट्री लगेगी, जमीन पर ही क्या होगा? ऑफिस लगेगा। सबसे पहले आवश्यकता हमें भूमि की है। भूमि के बाद हमें जो आवश्यकता है वो किसकी है? श्रम की आवश्यकता है, या आप यहाँ पे कह सकते हैं मजदूर की आवश्यकता हम लोगों को है। उसके बाद हमें जो तीसरी आवश्यकता होती है वो होती है भौतिक पूंजी की। भौतिक पूंजी की, ये भौतिक पूंजी क्या है?
भौतिक पूंजी मतलब फिजिकल कैपिटल इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब है जो पैसा, उस पैसे से आप कुछ चीजें खरीद सके, उससे आप मशीनरी खरीद सकते हैं, उससे आप कच्चा माल मंगवा सकते हैं, उससे आप मजदूरों को वेतन देंगे, ये सब कुछ वो क्या है, वो है भौतिक पूंजी। एक आपके चैप्टर से रिलेट करके बता रहा हूं, व्यवस्थापक, व्यवस्थापक, ओके। और एक लास्ट होता है मानव पूंजी। देखिए मानव पूंजी का मतलब यह है कि जो भी मानव आपके लिए, आपको कमा करके दे रहा हो, या देश के लिए बहुत जरूरी हो, या उस संस्था के लिए बहुत जरूरी हो, वो मानव पूंजी में आता है, ओके। तो यहां पर अगर आप मजदूर देखेंगे वैसे तो वो भी मानव पूंजी है, व्यवस्थापक है वो भी मानव पूंजी है, पर यहां पर हम लोग जो विशेष करके मानव पूंजी की जब बात करते हैं तो हम यहां पर बात करते हैं मालिक की। हम किसकी बात करते हैं? मालिक की। तो हम लोगों को क्या है, हमें एक भूमि की जरूरत हुई, हमें एक श्रम की जरूरत हुई, भौतिक पूंजी की, व्यवस्थापक की, मानव पूंजी की, इन लोगों की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर मेरी भूमि है, अगर मेरे पास अपनी भूमि है तो ठीक है, पर अगर मान लीजिए मैं किसी से भूमि किराए पे लेकर के काम कर रहा हूं, तो उस भूमि का मुझे क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा। किराया दे बोल दीजिए, लगान। लगान वैसे शब्द जो इस्तेमाल होता है वो टैक्स के लिए होता है, कर के लिए होता है, पर आपकी किताब में लगान किराए के रूप में इस्तेमाल करा गया तो हम लगान लिख सकते हैं। तो जिसने भूमि दी उसको क्या मिल गया? उसका किराया या उसका लगान मिल गया। श्रम, जो मजदूर कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको क्या मिल जाएगी? उसकी मजदूरी मिल जाएगी। उनको क्या मिल जाएगी? मजदूरी मिल जाएगी। भौतिक पूंजी, अब भौतिक पूंजी अगर वो पैसा मेरा खुद का है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर मैंने किसी से लिया है तो उस पर क्या मिल जाएगा? उसको ब्याज मिल जाएगा। उसको क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। व्यवस्थापक, व्यवस्थापक कौन होते हैं? जो मैनेजर होते हैं, जो हर काम संभाल रहे हैं, ठीक है, हर काम जो संभाल रहे हैं, जो व्यवस्थापक है उसको क्या मिल जाएगा? उसको वेतन मिल जाएगा। उसको हर महीने एक फिक्स सैलरी मिल जाएगी, 20,000 25,000 वो मिल जाएगी। फिर मालिक को क्या मिलेगा? मालिक को या तो लाभ हो जाएगा या हानि। ये दोनों किसको सहन करनी पड़ेगी? मालिक को सहन करनी। तो परिश्रमिक क्या है कि जो आपने उत्पादन के कारक, जो आपने उत्पादन में जो जो काम इस्तेमाल किए, जिन जिन वस्तुओं की आपने जरूरत थी वो इस्तेमाल करी, उन सबको उसके बदले में कुछ मिल रही है। जिसने भूमि दी उसको किराया लगान मिल रहा है, मजदूरों ने मजदूरी करी उसको मजदूरी मिल रही है, भौतिक पूंजी जिसने पैसा दिया उसको ब्याज मिल गया, व्यवस्थापक ने संभाला उसको वेतन मिल गया, और मालिक को लाभ या हानि मिल गया। ये क्या कहलाता है? ये पारिश्रमिक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप क्लास 9th से शुरू होते हैं और अगर आप 12th तक भी इको पढ़ते हैं तो ये आपकी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी। अब देखिए, जिस प्रकार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक क्या होगा? लगान के रूप में। भूमि जिसने दी उसको लगान मिल जाएगा। श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में, और उद्यमी, उद्यमी मतलब जो मालिक होता है, उसका पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में होता है। मतलब जो 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 काम कर रहा है उसके बदले में उसको पैसा मिलता जाएगा। मतलब हर इंसान के ऊपर क्या होगी? पैसों की बौछार होगी, ठीक है, पैसा ही पैसा आएगा, पर बहुत मेहनत करने के बाद। अब हम लोग जानते हैं बिहार क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था, आय क्या होती है, इनकम क्या होती है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया, और किस किस को क्या क्या इनकम मिल रही है वो भी हम लोगों को क्लियर हो गया। अब बिहार की इनकम क्या है, बिहार की आय क्या है वो जानते हैं। बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। 41.4% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे रहने का मतलब क्या है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। एक क्या है? एक काल्पनिक रेखा खींच दी गई है। एक काल्पनिक रेखा खींच दी गई है कि इससे नीचे जो लोग कमा रहे हैं वो क्या है? गरीब है, और इससे ऊपर है वो अमीर है। हम ये लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 41.4% आबादी ऐसी है जो क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो इस काल्पनिक रेखा पर, मतलब इतना पैसा अगर वो कमा रहे हैं तो अमीर होंगे, वो उससे भी कम कमा रहे हैं रोजाना का, उससे भी वो लोग क्या है? कम कमा रहे हैं। सबसे गरीब राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा की स्थिति सच में बहुत खराब है। और फिर उसके बाद जो है बिहार गरीब। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में न्यूनतम है, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है, ठीक है। अब क्या है? जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? हर इंसान की जो इनकम है पूरे देश में सबसे न्यूनतम है। सबसे कम किसकी है? बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय। इसी कारण आप ये बात देखिएगा कि जैसे भारत को इस नक्शे में देखिए, ये पूर्वी भारत है और ये पश्चिमी भारत है। ये पूर्वी भारत है और ये पश्चिम भारत है। यहां पर आप देखिएगा बिहार के जो लोग हैं या पूर्वी भारत के लोग हैं वो पश्चिमी भारत में जाकर के काम कर रहे हैं। आप राजस्थान में, गुजरात में इधर जाकर के देखिए तो वहां पे जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो बिहार के मजदूर जो है तो वो वहीं के हैं।
लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो वहीं के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, बहुत बहुत कम वेतन उन लोगों को मिलता है, बहुत ज्यादा गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय उन लोगों की कम है, तो वो इस यहां से कमा करके ले जाते हैं। मान लीजिए यहां से 1000 रुपए कमा करके ले गए, वो 1000 रुपए वहां जाने का मतलब है 1500 है। कैसे? क्योंकि अगर यहां पर मजदूरी कम है तो चीजों की, वस्तुओं की जो महंगाई है वो भी कमी होगी, तो 1000 यहां से और वो 1500, अब यहां पे कमाएंगे तो वो 1000 तो उसके लिए बहुत क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, ये पूर्व राज्यों के लोग पश्चिमी राज्यों में जाते हैं और अपनी जो आय है वो ज्यादा बढ़ा करके अपने राज्य में लौट जाते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय बहुत न्यूनतम है। और जैसे मैंने यहाँ पे एक गरीब तस्वीर दिखाई है, गरीबी का कुचक्र, इसको समझिए। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे रेगनर, वो एक बात कहते हैं कि गरीबी को गरीबी ही जन्म देती है। किस प्रकार से देती है वो हम लोगों को समझना है कि गरीबी को गरीबी ही जन्म देती है। यहां पे हमें दो बातें समझनी है। पहले तो सबसे पहले हमने ये बात बोली कि आय हमारी क्या है, कम है। आय क्या है, कम है। अब जब हमारी आय कम होगी, जब हमारी इनकम कम होगी, तो हम देखिए जो भी हमारे पास पैसा आता है ना, हम उसमें से दो ही काम करते हैं। या तो हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, भाई मुझे क्या है, कपड़े चाहिए, मैंने कपड़े खरीद लिए, मुझे खाने पीने के लिए सामान चाहिए, मैंने खाने पीने का सामान खरीद लिया, मुझे किराया देना है घर का, मैंने ये सारे काम, जो पैसा लगाना था वो लगा लिया। और उसके अलावा दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, बचत करने का। तो मैं उसका बचत करने का काम कर सकता हूं, या तो मैं उपभोग कर लूंगा या मैं बचत करूंगा, ये दो ही काम होंगे, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं जीवन में। तो जब आय कम है, जब आपकी इनकम कम है, तो इनकम कम होगी तो आपकी क्या होगी, बचत भी कम होगी। इनकम कम होगी तो बचत भी कम होगी। अब जब बचत कम हो रही है ना, तो देखो जिनके पास ज्यादा पैसा होता है ना, बचत बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, तो वो बैंकों में पैसा ले जाकर के जमा करा देते हैं। अब बैंक वाले क्या करते हैं, उस पैसे को लोगों को उधार देते हैं। अब लोगों को उधार देते हैं ना, तो कोई क्या करता है, उद्योग लगा लेता है, उद्योग लगाता है, फैक्ट्रियां खोलता है, वहां पर उत्पादन करता है, लोगों को रोजगार देता है। तो अब पहली बात, जब बचत ही कम है तो लोग बैंकों में क्या जमा कराएंगे, पैसा है ही नहीं। तो बचत कम है, तो बचत कम होने का मतलब क्या है कि कम पूंजी निर्माण हो रहा है। पैसे से ही पैसा बनता है, पैसे से ही पैसा बनता है। अब जब पैसा ही नहीं है तो फिर पैसा बनेगा कैसे, तो पूंजी निर्माण कम होगा। पूंजी निर्माण कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, विनियोग भी कम है। विनियोग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। विनियोग का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट होना, पैसा लगाना कहीं पे, कोई उत्पादन में, फैक्ट्री में। हम दो शब्द पढ़ते हैं, एक होता है निवेश या आप विनियोग जिसे कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जिसे कह सकते हैं, और एक होता है खर्चा। देखिए खर्चे का मतलब क्या है, जो पैसा मैंने खर्च कर दिया वो मेरे भविष्य में मुझे डबल होकर के कुछ नहीं देने वाला। पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहां पर मैं पैसा लगाऊं और भविष्य में मैं ये उम्मीद करके बैठा मुझे वहां से कुछ अच्छा ही प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने दो ड्रेस खरीदी, वो मेरे लिए खर्चा है, मुझे उससे क्या फायदा है, क्या फायदा मुझे उससे। पर उसकी जगह मैं दो किताबें खरीद करके लाऊं और मैं अपना नॉलेज बढ़ाऊं और उस नॉलेज को और एक्स्ट्रा हाई लेवल पे मैं पढ़ाऊं आप लोगों को, तो वो मुझे क्या है, ज्यादा रिटर्न देगा। उसी प्रकार से कोई एक इंसान है, एक इंसान जमीन खरीदता है, वो जमीन खरीदता है, वो सोच रहा है कि 10 साल बाद इसकी कीमत बहुत हाई होगी, मैं इसे बेच करके पैसे कमा लूंगा। ये क्या है, निवेश है। तो विनियोग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लोगों के पास बचत है नहीं, बैंकों में जा नहीं रहा है, तो पूंजी मिलेगी नहीं, तो विनियोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विनियोग कम होने का मतलब क्या है, तो आपके देश में क्या है, आपके देश को इस चीज को समझना होगा कि विनियोग क्या है, कम होगा। तो विनियोग कम होने का मतलब है उत्पादन बिल्कुल ही कम हो जाएगा। और जब उत्पादन कम हो गया तो उत्पादन कम होने का मतलब क्या है, रोजगार कम होगा। उत्पादन कम होने का मतलब क्या है, रोजगार कम होगा। और जब रोजगार कम है मतलब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा। और जब बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, भाई कोई 100 रुपए में भी काम करवाना करवा लो यार। तो अब क्या हुआ, वो बेरोजगार हो गए तो उनको इनकम कम मिल रही, फिर से ये चक्कर चलता ही जाएगा। इनकम कम तो बचत कम पूंजी निर्माण कम, विनियोग कम, उत्पादन कम और रोजगार कम, और फिर से वो क्या है, आय कम हो जाएगी। तो ये क्या है, ये पूरा गरीबी की एक साइकिल चल रही है। अब एक और हम लोग सर्किल समझते हैं किस प्रकार से, वो देखिए। अब इंसान क्या होता है, गरीब होता है। इंसान गरीब होता है, जब वो गरीब है तो उसके पास क्या है, ना तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और न ही अच्छी शिक्षा सुविधा है, ना तो वो अच्छे से पढ़ पा रहा है, ना अच्छे से वो खा पी पा रहा है। अब क्या होता है, जब इंसान गरीब है और शिक्षा व्यवस्था उसको अच्छे से नहीं मिली, उसने अपने बच्चों को या खुद ने उसने अच्छी शिक्षा नहीं ली, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनमें इस बात का ज्ञान नहीं है,
उनमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से क्या होगा कि हम लोगों पे ही भार बढ़ेगा। तो आप पहले के जमाने में देखिए 10-10 बच्चे, 11-11 बच्चे, 12-12 बच्चे, अब वो ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, अब इनको भी क्या, ना तो अच्छा इलाज मिलेगा ना अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो अब ये गरीब था, अब गरीब होने के कारण इसने क्या है, शिक्षा नहीं ले पाया, शिक्षा नहीं ले पाया तो ज्यादा बच्चे पैदा होकर, ज्यादा बच्चे पैदा होकर फिर से वो बच्चे क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे। तो गरीब से गरीबी ने ही गरीबी को जन्म दिया है। अगर ये थोड़ा बहुत इसके पास अच्छा पैसा होता, ये थोड़ा पढ़ लिख पाता और ये इस बात को समझ पाता कि हाँ भाई एक बच्चा 2 बच्चा बहुत है, ये 10-10 11-11 करने से कोई मतलब नहीं है, तो ज्यादा बच्चे पैदा करने से फिर वापस वो क्या है, गरीब। इसीलिए कहा गया गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। और मुझे यहाँ पर एक बिल गेट्स की एक बहुत अच्छी बात याद आती है। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आपने गरीब परिवार में जन्म लिया है इसमें आपका कोई दोष नहीं है, पर अगर आप गरीब मरते हैं इसमें 100% 100% आपका ही दोष है। इसलिए आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करिए और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे। गरीबी का कुचक्र, कम बचत, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे समझाया वो थ्योरेटिकल है। कम बचत से कम पूंजी निर्माण, कम पूंजी निर्माण से कम विनियोग होगा, विनियोग कम हुआ मतलब उत्पादन कम हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा तो उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो फिर से क्या है, निम्न स्तर पर, बहुत कम स्तर पर आ जाएगी। मैंने बोला 100 रुपए में ही काम करने को लोग तैयार हो जाएंगे, तो वो कायम रहती है। तो इससे लोग क्या है, गरीब ही रहते हैं। अगर बाय चांस आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये आप लिखिएगा, पर जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे ये बना करके दिया ना, ये आप जरूर बना करके आइएगा। ये फ्लो चार्ट्स के, ये डायग्राम्स के, इनके बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। सोशल में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सामान्यतः हम ये जानते हैं कि गरीबी को जन्म देती है, किस प्रकार से देती है वो हम लोगों ने देखा। इसी कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र, विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी के रूप में व्यक्त किया है। तो उन्होंने क्या है, ये जो बात बोली कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, तो रेगनर ने किस प्रकार से दर्शाया है, गरीबी के कुचक्र को दर्शाया है कि वह गरीब पहले गरीब रहता है, वो शिक्षा नहीं मिल पाती, ज्यादा बच्चे पैदा करता है, उनका सही से पालन पोषण नहीं हो पाता, फिर वो खुद के खुद गरीब रह जाते और ये सर्किल चलता ही जाता है। अब आते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये है क्या, ये एक संस्था है और ये संस्था कर क्या रही है वो जानते हैं। देश के आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। देखिए देश के आय के मानक मतलब है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स जो होंगे, इनकम के जो स्टैंडर्ड होंगे कि हाँ भाई इतनी इनकम पे ये जो मानक, ये जो तय करता है, कौन करता है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करता है। निदेशालय के ताजा आंकड़ों में गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपए तथा दिल्ली में ये 50,565 रुपए बताई गई है और तीसरे स्थान पर इस बार हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। देखिए अगर आप 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में तुलना करेंगे तो जो सबसे ऊपर है वो चंडीगढ़ है, और आप राज्यों में तुलना कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया गोवा, और गोवा के बाद दिल्ली की, और इस बार हरियाणा सबसे ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे दिल्ली को मैंने दर्शाया है राष्ट्रपति भवन के रूप में कि हाँ भाई हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। ये जो राज्य हैं गोवा, दिल्ली, हरियाणा या चंडीगढ़ जैसे, ये क्या है, ये विकसित राज्य हैं। अब किस आधार पर हमने तुलना करी कि इनकम के आधार पर, उनकी आय, प्रति व्यक्ति आय उन लोगों की कितनी है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की या नेशनल इनकम जिसे हम लोग कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्यों से लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम क्या है कि आपके देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं या सेवाएं हैं वो उत्पादित हुई हैं, उनका जो भी मूल्य है, कुल मूल्य है, वो कुल मूल्य क्या कहला रहा है, हमारी राष्ट्रीय आय कहला रहा है, नेशनल इनकम कहला रहा है। क्यों कहला रहा है, मेरी बात सुनिएगा। अगर आपने कोई वस्तु बनाई, मान लीजिए आपने 100 कुर्सियां बनाई, वो 100 कुर्सियां, एक कुर्सी 400 रुपए की हम लोगों ने रखी, तो ये जो 40,000 रुपए जो हमारे पास आए हैं, ये 40,000 किसी ना किसी की इनकम होगी। ये बढ़ जाएगी, मजदूरों में बढ़ जाएगी, मालिक में बढ़ जाएगी, सरकार में बढ़ जाएगी, इनकम है, पर ये राष्ट्रीय आय हमारी कहलाएगी। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। पूरे वर्ष में देश भर में जो आय अर्जित करी है लोगों ने, हम उसको टोटल कर लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सहयोग से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है और राष्ट्रीय आय को पुनः इन साधनों के बीच वितरित कर दिया जाता है। तो देखो उत्पत्ति के विभिन्न साधन कौन कौन से थे, भूमि, श्रम, व्यवस्थापक, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, ये जो सब अलग अलग साधन थे, उन अलग अलग साधनों से हम लोग क्या करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। भाई मैंने भूमि पर ऑफिस बनाया, फिर उस ऑफिस में काम करवा करके तो ही मैं पैसा कमा पा रहा हूं। तो मैंने पहले इन साधनों से क्या करी, आय प्राप्त करी है, और फिर वापस इन्हीं साधनों में उस आय को बांट दिया। भाई भूमि वाले को क्या दिया, किराया दिया, मजदूर को क्या दिया, मजदूरी दी, ठीक है, व्यवस्थापक को वेतन दिया, और मुझे जो भी लाभ हानि हुई वो हुई। तो पहले हम इन साधनों से पैसा कमाते हैं और फिर वापस इन्हीं साधनों में हम लोग क्या कर देते हैं, वितरित कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
फिर बात आती है शुद्ध राष्ट्रीय आय की। ये जो है यह है नेशनल इनकम, यह है शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है नेट। देखिए आप यहां पर दो शब्द पढ़ेंगे, एक शब्द होता है सकल, सकल, ये वो वाली शकल नहीं है ठीक है ना। शकल का मतलब यहां पर होता है ग्रोस, और अगर आम भाषा में मैं बोलूं तो टोटल या कुल जिसे कहा जाता है, ठीक है। टोटल, टोटल वैसे बेसिकली क्या होता है, मैथ्स में जब हम बात करते हैं तो टोटल या कुल बोलते हैं, पर अर्थशास्त्र की भाषा में इसे सकल कहा जाता है, ग्रोस कहा जाता है। ओके, तो शकल, सकल, और एक है हमारे पास शुद्ध। यहां पे वो शुद्ध घी वाला शुद्ध नहीं है, शुद्ध मतलब यहां पे नेट। तो अब इन्होंने बोला है शुद्ध राष्ट्रीय आय, तो नेट, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, और आय का मतलब इनकम, नेट नेशनल इनकम। अब ये राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में और शुद्ध राष्ट्रीय आय में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, वो अपन लोग जानते हैं। जब इन सभी भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय का कुल रूप से आंकलन किया जाता है तब उसे कुल उत्पादन कहते हैं। हमने कोई भी भौतिक, फिजिकल या अभौतिक, जो फिजिकल ना हो, ठीक है। देखिए भौतिकों में तो क्या है, जैसे वस्तु आ गई, अभौतिकों में सेवाएं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सेवा है, किसी भी प्रकार की सेवा से जो हमें आय कुल हम पा रहे हैं, वो उस आय से हमने उत्पादन करा, वो जो उत्पादन है वो उत्पादन क्या कहला रहा है, कुल उत्पादन। और इस कुल उत्पादन से हमें क्या मिलेगी, आय मिलेगी, क्योंकि वो उत्पादन होगा, उसे हम बेचेंगे, उससे पैसा आएगा और वो पैसा फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो ये है कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन आप जिसे कह सकते हैं। उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप, मैं बात करता हूं यहां पे कि भाई हम लोगों ने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या है लगाए। अब 1 लाख रुपए लगाए, और 1 लाख लगाए तो उम्मीद भी तो ये है ना भाई 1 लाख आने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने 100 कुर्सियां बनाई, वही उदाहरण लेते हैं, 100 कुर्सियां बनाई। अब जो 100 कुर्सियां बनाई और उम्मीद थी कि भाई 40,000 आएंगे, या 1 लाख, मान लीजिए कि 1 लाख आएंगे। अब उसमें से क्या हुआ, 10 कुर्सियां है ना टूट फूट हो गई, खराब हो गई। वो जो 10 कुर्सियां खराब हो गई, उनका मैं मान करके चलता हूं कि जो 10,000 रुपए है वो क्या है, वो काट दो, तो कितने बचे, 90,000। तो ये जो 1 लाख थी ना, ये 1 लाख तो आपकी क्या थी कि राष्ट्रीय आय थी, पर ये जो 90,000 है जो खर्चा था, वो खर्चा घटा देने के बाद जो आता है वो क्या कहलाती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाती है, या नेट नेशनल इनकम कहलाती है। यदि देश की कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाती है तो उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है, और अगर हम हमारी पूंजी विदेशों में लगाते हैं और उससे भी जो हमें लाभ हानि होती है वो भी हम हमारी राष्ट्रीय आय में जोड़ देंगे। प्रोफेसर किनीज के बारे में जानते हैं, केन्स जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में। राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए अब प्रोफेसर किनीज बहुत फेमस है, जाने माने हैं, ये इनकी तस्वीर है, ठीक है। इनका राष्ट्रीय आय को मानना क्या है, ये राष्ट्रीय आय को एक चीज में मानना है कि हमने या तो उपभोक्ता वस्तुओं पर या विनियोग वस्तुओं पर क्या है, जो भी कुल खर्चा करा है, कुल व्यय मतलब जो टोटल खर्चा हमने करा है उसको योग कर लेंगे तो वो हमारे पास राष्ट्रीय आ जाएगी। उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब क्या, उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब है जिन्हें हम उपभोग कर रहे हैं, जिनका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मैं टी शर्ट लेकर के आया, मैंने पहन लिया, मैं केक लाया, मैंने खा लिया, मेरे घर में अनाज है, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। जो भी उपभोक्ता इस्तेमाल कर रहा है, जो भी कंज्यूमर गुड्स है, वो क्या कहलाती है, उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। विनियोग वस्तुएं क्या है, अब जो एक मालिक है, अब एक जो मालिक है जिसकी मशीन लगी हुई है, वो मशीन लेकर के आया, वो विनियोग वस्तु है। उसको डायरेक्ट वो मशीन उपभोक्ता को नहीं देगा, ले यहाँ पर आ जा और एक शर्ट बनाओ लेकर के चला जा, वो विनियोग वस्तु है कि भाई इन्वेस्टमेंट में हमारे काम आ रही है, वो है। तो जब हम ये उपभोक्ता वाली और ये विनियोग वाली दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल आ जाएगी कि भाई वो उससे कितना कमा रहा है और उपभोक्ता कितना दे रहा है, ये जो हमारे पास आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगी, कुल आय या राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब इनका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देखो, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब ये जो I है, C का मतलब क्या है, कंजप्शन है, कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट जिसे आप विनियोग कह सकते हैं, और आप I की जगह ऐसे स्लैश लगा करके S भी लिख सकते हैं। S का मतलब यहां पर क्या है, सेविंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बचत। और ये जो Y यहां पर दर्शा रहा है, ये Y क्या है, ये आपकी आय। ये बात अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, जिस इंसान के पास भी इनकम आती है वो दो ही काम करेगा, या तो उपभोग करेगा या उसकी बचत करेगा। अब कहीं पर क्या करा है कि आपने इन्वेस्टमेंट करा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 लाख की एक जगह जमीन खरीद ली, वो क्या है, एक तरीके से मेरे लिए बचत ही तो हो जाएगी, क्योंकि वो जब तक वो जमीन मेरे पास है वो पड़ी, मैं जिस दिन मन में आएगी उस दिन मैं उस जमीन को बेचूंगा और मैं पैसे निकाल लूंगा। तो कैसे निकाले, क्योंकि वो बचत ही थी, मैंने उस पर खर्चा करा, इन्वेस्टमेंट करा,
एक समय मैंने 2 लाख की खरीदी थी और मैं 5 साल बाद उसे 20 लाख में बेचूंगा, तो वो मेरे पास बचत के रूप में ही था, हमारे वहां पैसे पड़े हैं मेरे 20 लाख रुपए जमीन के रूप में मेरे पास पैसे पड़े हैं। तो इंसान क्या करता है, या तो उपभोग कर लेगा, उपभोग तो मतलब जब पैसे दिए खाए पिए मस्त और खेल खत्म, और बचत का मतलब उसे बचा करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं 10,000 महीने के कमा रहा हूं, मैं 10,000 रुपए महीने के कमा रहा हूं, 6,000 मान लीजिए मेरा खर्चा हो गया, 6,000 खाने पीने का, कपड़ों का, किसी भी चीज में मान लीजिए 6,000 खर्चा हो गया, तो मैं 4,000 क्या करूंगा, बचाऊंगा। अब चाहे वो बैंक में डाल के आ जाऊं, चाहे वो मैं घर में रख लूं, मैं किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दूं जहां से मुझे पता है इससे भविष्य में पैसे मिलेंगे, तो वो 4,000 आपके क्या हो गए, बचत हो गई। अब आप उसे बचत कह लीजिए, विनियोग कह लीजिए, आप उसे निवेश कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, पर ये आपको 10th में पढ़ने का मौका मिला है, ये आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब यहाँ पे मतलब बता रखा है, वाई राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है, सी उपभोग व्यय है, और आय विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है। ये आप लिखिएगा जब भी आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अब बात करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में कहा जाता है CSO। आप लोगों को ये जो शॉर्ट फॉर्म आ रही है ना, ये भी आपको याद रखनी है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन आएगा CSO को फुल फॉर्म बताइए, तो अब आप वहां पे इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, आपको तो हिंदी में लिखनी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, पर वो यहां पर देगा CSO। अब हिंदी में तो ऐसा तो लिख नहीं सकता, के सा स, हाँ भाई इसकी फुल फॉर्म बताओ, वो लिखेगा CSO। इसीलिए मैं इंग्लिश के जो टर्म्स हैं ना वो साथ में लेकर के चलता हूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। आपकी तैयारी में आपके 95 प्लस आने में किसी प्रकार की कोई भी कमी हमारी तरफ से नहीं रहेगी। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आय के आंकलन के लिए उत्तरदायी है। अब ये राष्ट्रीय आय का पूरा आंकलन करता कौन है, कितनी है, कितनी आ रही है, कितनी पहले कितनी थी, अब कितनी, ये सारी जिम्मेदारी, उत्तरदायी का मतलब जिम्मेदारी किसकी है, CSO वाले की है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करता है। तो NSSO, अब देखिए अब ये नाम आ गया, अब आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा पेपर में NSSO, इसको आप बताइए, इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो अब आपको बतानी है हिंदी वाली है, इंग्लिश वाली नहीं। इंग्लिश वाली लिखते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, टीचर खुश हो जाएगा, पर लिखनी मेनली आपको हिंदी वाली है, क्योंकि हम हैं हिंदी भाषी, हम हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, ठीक है। तो ये आपको लिखनी। तो अभी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्यों है, इनकी मदद करने के लिए। CSO की मदद करने के लिए कौन है, NSSO है। अब राष्ट्रीय आय की धारणा जानते हैं, डायमेंशंस ऑफ नेशनल इनकम। सकल घरेलू उत्पाद हम इसमें पढ़ेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन हम इसमें पढ़ेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और लास्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन नेट नेशनल प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको एक भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसकी एक तस्वीर दिखाई है, कि उसका जो बोर्ड लगा वो तस्वीर मैंने दिखाई है। अब इनको हम एक एक को डिटेल में जानेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे तक जाकर के आपके कॉम्पिटिशन तक भी काम आएंगे। अगर आप जीवन में कभी किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनमें भी आपके काम आएंगे। तो अब अपन सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे GDP के बारे में। देखिए हमारे पास 2-3 कॉन्सेप्ट है। एक है GDP, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद, या इंग्लिश में कह रहे हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है। GDP का मतलब क्या है, GDP में जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर, राजनीतिक सीमा का मतलब क्या है, जहां तक देश की सरकार का अधीन हो या उस देश का राज चलता हो। जैसे आप मानिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ये भारत का है, तो इसके अंदर, और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो भी हमारे हैं, तो वो भी राजनीतिक सीमाओं में आ जाएंगे। इस जगह पे किसी भी एक देश की राजनीतिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष के अंदर, तो राजनीतिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष के अंदर जिन भी वस्तु और सेवा जो हो रहा है उसका क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। इन वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उनका जो अंतिम मूल्य है, जो बाजार मूल्य है, वो बाजार मूल्य क्या कहलाता है, GDP कहलाता है। वो क्या कहलाता है, GDP कहलाता है। नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। एक राजनीतिक सीमा के अंदर, एक पूरी राजनीतिक सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका जो बाजार मूल्य होगा वो क्या कहलाएगा, GDP कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 मोबाइल फोन बनाए, 100 मोबाइल फोन बनाए, कहां बनाए, मान लीजिए बिहार में बनाए, बिहार में 100 मोबाइल फोन बनाए। एक मोबाइल फोन की मैं कीमत मान करके चलता हूं कितनी, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मैंने कीमत मानी। अब ये जो 100 मोबाइल फोन बनाए ये एक साल के अंदर ही बनाए, एक साल के अंदर 100 मोबाइल फोन बनाए, उनकी कीमत मैंने मानी 10,000, और 10,000 के हिसाब से जो इनका बन जाता है वो बन जाता है 10 लाख रुपए।
ये 10 लाख रुपए क्या है? जीडीपी। और ये जो 10,000 रुपए है ये क्या है? ये बाजार मूल्य है, जो बाजार में कितने पे बेचा गया उस हिसाब से, बाजार में कितने पे बेचा गया उस हिसाब से। तो बाजार में 10,000 पे बेचा गया है तो 10,000 के हिसाब से क्या है 100 जो हो जाएंगे उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 10 लाख। ये 10 लाख क्या है? जीडीपी। बात यहां पर यह ध्यान रखनी है कि राजनीतिक सीमाओं के अंदर हमारे देश के अंदर जो भी कंपनी उत्पादन करेगी, जिन भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगी, जो उसका अंतिम बाजार मूल्य होगा वही क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। अब यह बात ध्यान रखनी है, कंपनी मान लीजिए चाइना की है, मान लीजिए कंपनी चाइना की और वो भारत में आकर के पैसा लगा रही है, भारत में आकर के किसी चीजों का वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, सेवाओं का उत्पादन कर रही है, उस कंपनी जो भी बाजार में जिस भी रेट पे बेचेगी वो जीडीपी किसकी होगी? भारत की होगी। वो जीडीपी किसकी होगी? भारत की होगी। पर मान लीजिए हमारे अंबानी साहब अमेरिका में जाकर के फैक्ट्री खोलते हैं और वहां पे पैसा लगाते हैं, वहां से जो भी उत्पादन होगा उससे जो भी बाजार मूल्य पे बेचा जाएगा वो क्या कहलाएगी? किसकी जीडीपी कहलाएगी? अमेरिका की जीडीपी। आपको जीडीपी को लेकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे? जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। यह याद करने की ट्रिक है। जमीन जिसकी जीडीपी उसकी, जिसकी जमीन पर उत्पादन हो रहा है जीडीपी उसी की ही कहलाएगी। चाहे कंपनी बाहर की हो, चाहे कंपनी घर की हो, चाहे पड़ोस की हो, कहीं की हो, पर जिसकी जमीन पर हो रहा है जीडीपी उसी की कहलाएगी। तो ये क्या होता है? हमारी जीडीपी कहलाती है। तो अब हमारे पास जो दूसरा शब्द आता है वो आता है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। यहां था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू, और यहां पर है एन, राष्ट्रीय। ग्रोस का मतलब कुल, टोटल, ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट वो कर रहे हैं। यहां पर एक उदाहरण आप और लीजिएगा, एक उदाहरण मैं आपको एक समझाता हूं, फिर अपन उधर मूव करेंगे। जीडीपी में आप एक बात देखिए, जैसे कि हम लोग ये मानते हैं कि भाई रिलायंस है, रिलायंस किसकी कंपनी है? भारत की खुद की कंपनी। रिलायंस क्या है? किसकी कंपनी है? भारत की खुद की कंपनी। इस कंपनी ने क्या करा कि यहां पर 1,000 रुपए कमाए। हम उदाहरण छोटा लेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आए। 1,000 रुपए कमाए, 1,000 कमाए रिलायंस ने, और उसके अलावा हम ये मान करके चलते हैं कि कोई दूसरी सैमसंग कंपनी ले लेते हैं, सैमसंग कंपनी ले लेते हैं, ये है बाहर की। इसने जो कमाए, इसने जो करा वो 500 का करा। तो टोटल हमारी जो जीडीपी हो गई वो कितनी हो गई? 1,500 हो गई। कितनी हो गई? 1,500 हो गई। यहां पर ये तुलना मत करिएगा, रिलायंस बिल्कुल अलग है, सैमसंग बिल्कुल अलग है। दोनों आप सिर्फ और सिर्फ ये उदाहरण समझिएगा। जो रिलायंस है वो एक इंडिया की कंपनी है, भारत की कंपनी है, और जो सैमसंग है वो फॉरेन की कंपनी, कोरिया की है, ये विदेश की कंपनी। तो देश की कंपनी ने 1,000 और इसने 500, टोटल हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 1,500 रुपए, ये जीडीपी। फिर जीएनपी क्या है? जीएनपी के लिए ये बात कही जाती है, जीएनपी का मतलब है आपके पास जो टोटल जीडीपी आई है ना, आपके पास जो टोटल जीडीपी आई है वो। अब मुझे एक बात बताओ, ये सैमसंग वाला जो 500 रुपए कमाया है, ये 500 रुपए में से सरकार को टैक्स तो देगा ही देगा, यहां के लोगों को रोजगार दिया उनको भी वेतन देगा, पर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट तो खुद लेकर के जाएगा ना, वो प्रॉफिट हमारे पास थोड़ी छोड़ करके जाएगा। मान लीजिए 500 में से 200 रुपए सारी लागत आगत सब कुछ हटा दो, 300 रुपए इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 300 रुपए प्रॉफिट तो वो वहां लेकर के जाएगा, 300 रुपए तो प्रॉफिट वो वहां लेकर के जाएगा, तो वो तो हमारी कम हो गई ना, वो तो हमारी कम हो जाती है। और उसी प्रकार से आप देखिए, कोई बाहर हमारा कोई विदेशों में काम करते हैं, बहुत से लोग विदेशों में काम करते हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं। अब वो जब हमारे पास पैसा भेजेंगे इंडिया में, जब वो हमारे पास पैसा भेजेंगे तो किस में जुड़ेगा? वो जीएनपी में जुड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, पैसा तो कमा करके ला रहे हैं, तो वो किस में जुड़ा? जीएनपी में जुड़ा। और जो यहां से जो लोग कमा करके ले जा रहे हैं वो हम हटा देंगे, वो जीएनपी में से हट जाएगा। तो यहां पे जीडीपी, जीएनपी का फॉर्मूला क्या होगा? जीडीपी। जीडीपी में क्या करें? जो इंडियंस इनकम है, इंडियंस इनकम कहां से? एब्रोड से। एब्रोड मतलब होता है विदेश से। जो इंडियंस है जो बाहर रह रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, जब वो भारत भेजेंगे तो वो किस में जोड़ा जाएगा? जीएनपी में जोड़ा जाएगा, जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। जीडीपी तो किसकी होगी? उन जहां पर वो काम कर रहे हैं, पर वो पैसा जब भारत भेजेंगे तो वो जीएनपी में जुड़ेगा। उसी प्रकार से इसमें से आप माइनस कर दो इनकम फॉरेनर्स, इनकम ऑफ फॉरेनर्स। अब जो विदेशों की कमाई है कहां पर? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो विदेशों की कमाई है वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इंडिया के अंदर जो विदेशों की कमाई है वो हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब देखो यहां पे जीडीपी 1500 आई थी, 1500 आई ना, कोई बात, तो मैंने जीडीपी की जगह लिख दिया 1500 रुपए, ठीक है, जीडीपी की जगह मैंने लिख दिया 1500 रुपए। एक कोई है सपना है, ठीक है, कोई एक लड़की है सपना, वो सपना क्या कर रही है? वो विदेश में काम करती है, वो विदेश में काम कर रही है, और वो हमारे पास उसने जो रुपए भेजे वो कितने भेजे? 300 रुपए भेजे। किसने भेजे? सपना ने भेजे। तो जो 300 वहां से आए वो हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। और यहां से जो मान लीजिए जो सैमसंग का जो मालिक है ये पैसे कमा कर, मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि 400 मान लेते हैं,
ये 400 यहां से लेके जा रहा है, तो हमने वो हटा दिए। तो अब 1500 और 300 कितने हो गए, 1800 और माइनस 400, तो ये टोटल कितना हो गया, 1400। कितना, 1400। जीडीपी 1500 थी, पर जीएनपी कितनी आ रही है, 1400। जीएनपी कितनी आ रही है, 1400। इसका मतलब क्या हुआ, जब जीडीपी ज्यादा है और जीएनपी हमारी कम, इसका मतलब क्या है, बाहर का इंसान भारत में आकर के ज्यादा पैसे कमा करके ले जा रहा है और हमारा इंसान बाहर जाकर के कम कमा करके ला रहा है। ये होता है जीडीपी ज्यादा होना और जीएनपी कम होने का मतलब। होना क्या चाहिए, जीएनपी ज्यादा होनी चाहिए। ये जीएनपी सच में इनकम है कि हमारे देश के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो यहां से घर के अंदर कमाए, मतलब देश के अंदर कमाए, चाहे विदेशों से कमाए। ये टोटल इनकम है, ये सच में एग्जैक्टली ये इनकम है। ये आप बात करेंगे एक व्यक्तिगत का दिखाने के लिए, इंडिविजुअल को दिखाने के लिए बहुत अच्छी बात है। जीडीपी क्या दर्शाता है, जीडीपी ये दर्शाता है कि आपके देश के अंदर प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, आपके देश में वस्तुएं बहुत ज्यादा बन रही है, आपके देश में सेवाओं का उत्पादन बहुत हो रहा है, और उत्पादन ज्यादा होने का मतलब क्या, लोगों को रोजगार बहुत ज्यादा मिल रहा है। और ये सब कब होता है, जब आपके देश की स्थिति बहुत अच्छी हो। जीडीपी दर्शाता है देश बहुत अच्छा है, और जीएनपी ये दर्शाता है वहां के लोगों के पास खूब पैसा है। तो जीडीपी जब ज्यादा है और जीएनपी जब कम है, तो ये चीज ये दर्शा रही है कि बाहर के लोग हमारे देश में आकर के ज्यादा पैसा कमा करके ले जा रहे हैं और हमारे बाहर से कम कमा करके ला रहे हैं। एक बात आपको यहां पर और ध्यान रखनी है कि ये जीडीपी और जीएनपी कभी बराबर हो सकती है, कभी हो सकती है क्या, इधर भी 1500 आ जाए और इधर भी 1500 आ जाए, हो सकती है क्या? हाँ, एक कंडीशन में हो सकती है, वो होगी जब बंद अर्थव्यवस्था हो। बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी जिसे कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ना तो हम किसी से आयात करते हैं, ना तो हम बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं, ना हम किसी देश को निर्यात करते हैं, ना हम किसी देश का सामान भेजते हैं, ना कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में आती है और ना हमारी कंपनियां बाहर जाती है। वो टोटल क्लोज है। तो जो बनाया वो हमारे देश के लोगों ने बनाया और जो काम करा वो हमारे देश के लोगों ने करा, तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाएगी। तो ये क्या है, ये जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट है। अब एक एक कॉन्सेप्ट और देख लो, इधर लिख लो एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, और ये आप लिख लीजिए एनएनपी, ओके, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या है। मैं अपन ने क्या पढ़ा था वहां पे, एनएनपी पे जो खर्चा हो रहा है वो घटा दिया जाए, जो खर्चा होता है वो घटा दिया जाए। अब इस जीडीपी में से हम क्या करेंगे, जो खर्चा हुआ है उस खर्चे को हटा देंगे, ये आप लिख लीजिए। और वैसे तो सच में जो लिखा जाता है वो मूल्यह्रास लिखा जाता है, डिप्रेशिएशन, उसे डेप्रिशिएशन इंग्लिश में कहा जाता है। उसका मतलब ये उसकी वैल्यू गिर जाना, उसकी जो कीमतें हैं वो कम हो जाना। मतलब आप पहले कोई गाड़ी खरीदते हैं, आज आपने गाड़ी खरीदी, आज उसकी कीमत 1 लाख, आप 1 साल बाद जब उसे बेचने जाएंगे तो उसकी कीमत 50,000 आ जाएगी। जो 50,000 जो गिरावट आई है ना, ये क्या है, ये मूल्यह्रास कहलाता है, या जो वो है वे कहलाता है। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि जो 1500 था, इस 1500 में से मान लीजिए कि थोड़ा बहुत खर्चा हो गया, जैसे मान लीजिए जिस भी चीज का उत्पादन करा वो टूट फूट गई हो और हो गई, इसमें से हम ये मान करके चल रहे जो 20 है, 20 रुपए का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो अब यहाँ जीडीपी कितनी थी, 1500, इस 1500 में से मैंने 20 घटा दी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए एनडीपी कितनी है, तो वो है 1480। एनडीपी 1480, 20 रुपए क्या है, टूट फूट हो गए, खर्चा हो गया। अब इस 20 में से ये मान करके चलो 15 तो भारत वाले से हुई और 5 सैमसंग वालों की हुई। अब जब मैं जाऊंगा एनएनपी की तरफ, तो एनएनपी की तरफ मैं क्या बात करूंगा, मैं बात करूंगा, हाँ जीएनपी है, जीएनपी माइनस जो भी व्यय या खर्चा हुआ है आप उसकी बात कर लीजिए। पर अब यहां पर ये बात देखिए, जीएनपी टोटल है 1400, टोटल है 1400। अब जो 5 रुपए जो खर्चा हुआ है वो तो सैमसंग वालों का, उसका हम क्यों भुगते, हम तो सिर्फ और सिर्फ जो बात करेंगे वो 15 रुपए की करेंगे। जब आप 15 रुपए की बात करेंगे तो यहां पर आएगा 1385, 1385। तो एनडीपी और एनएनपी का मतलब यह होता है, शुद्ध का मतलब यह है जो भी आप खर्चा घटा दोगे, जो भी खर्चा आप घटा देते हो उसके बाद जो आता है वो नेट आता है, वो शुद्ध आता है, ओके। और ग्रोस का मतलब क्या है, जीडीपी और जीएनपी मैंने आपको बता दिया है। और एक और आम भाषा में मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मैं आपको आम भाषा में बताता हूं। देखिए अभी कभी भी अगर आपने किसी एम्प्लॉय, खास विशेष करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे स्लिप देखी हो कि भाई वो कितना पैसा उनको मंथली सैलरी मिलती, उसमें 2 शब्द लिखे हुए होते हैं, एक होता है ग्रोस सैलरी, क्या होता है, ग्रोस सैलरी, और एक लिखा हुआ होता है नेट सैलरी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी का मतलब है 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए क्या है, ग्रोस सैलरी, मतलब सरकार 1 लाख रुपए दे रही है। पर ये 1 लाख हाथ में नहीं आया, सच में सच में 1 लाख हाथ में नहीं आए, तो गए कहां, इसमें से क्या हो गया, जो टैक्स कटना था वो टैक्स कट गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है, उस लोन का पैसा कटना था वो पैसा कट गया। आपने कहीं पे कोई इंश्योरेंस पे पैसा भरना था वो कर दिया। कट पिटा करके जो आपके पास पैसे आए वो आए 70,000 रुपए, कितने हैं, 70,000। ग्रोस 1 लाख थी,
पर सच में जो हाथ में आया है वो है 70,000। तो इस प्रकार से क्या जो भी खर्चा था बीच में वो सारा कट करके आपके पास आया। यहीं पर भी यही बात हम लोगों को देखनी है। ये क्या है, ये एक जो ग्रोस की तरह है, टोटल इतना है, पर जो सच में हाथ में आ रहा है वो इतना है। यहां पे ये है, तो जो नेट जब हम लोग लग जाता है, नेट जो बात है वो सच में एक्चुअल में हमारे पास क्या आती है, हाथ में आने वाली चीज है, शुद्ध वो है एक्चुअल में, शुद्ध घी की तरह शुद्ध यही नेट वाला होता है। ग्रोस जो है एक हमें ओवरव्यू सा देता है कि इतना हम लगभग कमा लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी आपको चारों क्लियर हो गए होंगे। सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तु और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो देखिए, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में, एक वर्ष के अंदर किसी देश के अंदर वस्तु और सेवाओं, अंतिम वस्तु और सेवाओं, ठीक है, मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु सेवा हम पढ़ चुके हैं, कुल मात्रा में जो किया गया है उसका जो बाजार मूल्य होता है, उस बाजार मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और इसका सबसे आसान तरीका आपको यही रखना है, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। फिर बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहते हैं। यहां ध्यान रखना चाहिए कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी तथा सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में अंतर है। ओके, क्या अंतर है वो अंतर सुन लो, वो मैं आपको समझा चुका हूं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए देखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी, कुल मतलब टोटल, और टोटल का मतलब अपन तो अर्थशास्त्र वाले हैं, ग्रोस बोलेंगे, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, उसका जो प्रोडक्ट का है कुल जीएनपी पता लगाने के लिए आपको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जीडीपी में से देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जोड़ देंगे। देशवासियों मतलब जो भारतीय हैं और विदेशों में क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वस्तु सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, वहां पैसा है, वो तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैंने आपको जीएनपी का फॉर्मूला और क्या लिखाया, जीडीपी प्लस भारतीयों की इनकम, कहां से, विदेश से, आप लिख लीजिएगा, भारतीयों की आय विदेशों से, और उसके बाद विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है, और हमारे देश के अंदर रहकर जो विदेशी पैसा कमा रहा है उसको हम घटा देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, जीएनपी आ जाएगी। फिर आते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, तो ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। और सच में एनएनपी ही क्या है, हमारी नेशनल इनकम होती है। एनएनपी ही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। इसमें भी देखिए, जब आप राष्ट्रीय आय जो है, इनकम का, ये टॉपिक सच में बहुत बड़ा है। मैंने कहा ना ये 12th में पढ़ा जाता है, पर आप लोगों को 10th में पढ़ाया जा रहा है। इसमें दो टर्म्स और आती है, एक आती है एमपी और एक होती है एफसी। जैसे आप यहाँ पे बात करेंगे एनएनपी एमपी होगा, एनएनपी एफसी होगा। ये दोनों चीजें क्या हैं, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, और एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो लागत है, ठीक है, उद्योग की जो लागत है वो। तो हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो एनएनपी एफसी वाली होती है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट वाली होती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो हम कुछ भी पाने के लिए कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले हम अगर कुछ प्रॉफिट पाना चाहते हैं तो पहले लगाना भी पड़ेगा। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। जैसे मैंने आपको सैलरी का भी उदाहरण दिया, भाई सैलरी 1 लाख थी पर हाथ में 70,000 आई, वो 30,000 जो कटे हैं वो आपके खर्चे थे, भाई लोन में मान लीजिए, टैक्स में मान लीजिए, जो भी खर्चे थे, ये 70,000 आपके हाथ में सच में जो है इनकम है वो यही है। उत्पादन के बीच इसी का वितरण किया जाता है। अब क्या होता है फिर, जो शुद्ध राष्ट्र, मैंने आपको क्या कहा, सच में नेशनल इनकम यही है, और फिर वापस इसी को क्या है, बांटा जाता है। भूमि की जगह लगान, श्रम की जगह मजदूरी, ये फिर इसी में बांटा जाता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट। पूंजी की घिसावट का मतलब क्या है, आपने कोई मशीन खरीदी, आज उस मशीन की कीमत 10 लाख है, आप 5 साल बाद बेचने जाओगे, उसकी मशीन की कीमत 6 लाख 7 लाख पे आ जाएगी। ये जो 3 लाख हुई है वो मशीन की घिसावट, वो खराब होने का ही दर्शा रहा है। एवं मरम्मत पर किए गए व्यय, आपने कोई उस पर खर्चा करा, मशीन खराब हुई, आपने पैसे लगाए, वो ठीक किया, वो खर्चा। कर, जो टैक्स आप देंगे, बीमा का व्यय, आप इंश्योरेंस करा रखा, उसका जो आप प्रीमियम भरते हैं, वो घटा देने से जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं, उसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। यहां पे सटीक जो उदाहरण बनता है वो आपका सैलरी वाला बनता है, जो मैंने आपको देकर के बताया है। पूरी कोशिश है मेरी कि जो भी टॉपिक्स आए वो बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझ जाए। बस शर्त इतनी सी है कि आप उनको मन लगा करके पढ़ें, आप वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, आपको टॉपिक्स 110% मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, क्लियर होंगे। और क्लियर जब हो जाएंगे तो आपके 95 + 100% आएंगे। मैंने कहा ना, वो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो 12th क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, पर आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना, और उस गणना में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो हम लोग जानेंगे। तो आज इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप डाउट ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।